आवश्यक है। अब दिन ढल चुका है। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे जानेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं 11 बजे की हेडलाइंस के साथ। आखिरकार एसआईटी के शिकंजे में आए यौन शोषण और बलात्कार का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना। देर रात बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी। थोड़ी देर बाद कोर्ट में होगी पेशी। स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। न्यायिक हिरासत बढ़ेगी या नहीं, 30,000 कोर्ट में होगा फैसला। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पानी का संकट गहराया। आज दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। देश के तमाम हिस्सों में गर्मी से हाहाकार। बिहार और राजस्थान समेत कुछ जगहों पर लू के थपेड़े ने ली कई लोगों की जान। तो वहीं केरल में मानसून की झमाझम बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सभी 14 जिलों में अलर्ट पर। मणिपुर में भी बाढ़ का कहर। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। हर्ष मनी से जुड़े सभी 34 मामलों में दोषी करार। और सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पर टिकी निज़ने। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी के सामने होगी कोरियाई जोड़ी की चुनौती। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हैं, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में स्थित मंडपम में ध्यान साधना में बैठे हुए हैं। ध्यान पर बैठने से पहले प्रधानमंत्री ने यहां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। सफेद धोती और सफेद शॉल ओढ़े प्रधानमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह में परिक्रमा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ध्यान पर बैठने से पहले प्रधानमंत्री ने यहां भगवती अम्मान मंदिर में पूजा अर्चना की। सफेद धोती और सफेद शॉल ओढ़े प्रधानमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाव के जरिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे।
ये तस्वीरें साफ दर्शा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी में ध्यान का आज दूसरा दिन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफ़ेद कुर्ता, धोती और गमछे में नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ध्यान कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया है। रात 12:50 पर जैसे ही रेवन्ना ने बेंगलुरु के कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसे एसआईटी ने अपने शिकंजे में ले लिया। आज उसे अदालत में पेश किया जाएगा। उससे पहले एसआईटी के अधिकारी आज सुबह ही सीआईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। कर्नाटक के हासन संसदीय सीट से एनडीए के प्रत्याशी हैं रेवन्ना और इस समय जेडीएस से निलंबित है। सेक्स वीडियो कांड के मुख्य आरोपी रेवन्ना ने अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद 26 अप्रैल को भारत छोड़ दिया और विदेश भाग गया। एक सांसद होने के कारण रेवन्ना के पास राजनयिक पासपोर्ट है, जिसका पूरा फायदा उसने उठाया। एक तरफ रेवन्ना जर्मनी में था तो दूसरी ओर कर्नाटक में रेवन्ना के खिलाफ खूब प्रदर्शन होते रहे। इस बीच उसने एक वीडियो संदेश जारी कर 31 मई को भारत वापसी की घोषणा कर दी, जिसके बाद से ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी। पिछले दिनों इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रेवन्ना ने बेंगलुरु की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई थी। आरोप यह है कि प्रज्वल ने 2000 से अधिक अश्लील वीडियो बनाए और 400 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया। ये बात अलग है कि अब तक कोई भी मामला दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है। बहरहाल रेवन्ना पर बलात्कार, पीछा करने और यौन उत्पीड़न के लिए आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब अगर रेवन्ना हासन सीट जीत भी जाता है तो उन्हें अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा। तो बेंगलुरु में शिकंजे में आ चुका है अब प्रज्वल रेवन्ना और अब कोर्ट में पेशी होने वाली है। हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आयशा खानम। आयशा, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। एसआईटी ने धर लिया है प्रज्वल रेवन्ना को, अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से चलेगी? जी, इस वक्त प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है और यहाँ पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा। देखिए, ये एक प्रक्रिया है, जब किसी को भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है, तो ये मेडिकल टेस्ट जरूरी है और इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना की कस्टडी के लिए मांग करेगी। तो एसआईटी पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम 14 से ज्यादा दिनों की कस्टडी मिल सके ताकि लगातार प्रज्वल रेवन्ना से पूछताछ की जाए। कई सबूतों के बारे में प्रज्वल रेवन्ना को पूछना है, कई सवाल एसआईटी ने तैयार किए हैं और कई संगीन आरोप हैं प्रज्वल रेवन्ना पर। बलात्कार का आरोप है, स्टॉकिंग का आरोप है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है और ये तमाम जो आरोप है काफी संगीन आरोप प्रज्वल रेवन्ना के सामने है। और इसी के चलते बुधवार के दिन प्रज्वल रेवन्ना ने जो अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने खुद एसआईटी से कहा कि वो इस मामले में ऑब्जेक्शंस फाइल करे। तो ऐसे में आज प्रज्वल रेवन्ना रेगुलर बेल को लेकर कोर्ट में अर्जी दर्ज की है और दोपहर के बाद इस पर फैसला आ सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रज्वल रेवन्ना को आज बेल मिल जाएगी या फिर उनकी मां भवानी रेवन्ना, जिन्होंने भी एक एंटीसिपेटरी बेल दी है इस केस में, उन्हें बेल मिलेगी या नहीं। तो ये तमाम दिलचस्प बातें जो है दोपहर के बाद सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले एसआईटी के सामने प्रज्वल रेवन्ना के पास जो खास एविडेंस था, जो मोबाइल फोन था जिसके जरिए उन्होंने 2000 से ज्यादा महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाए और 2000 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार करते हुए वीडियो बनाए, ये तमाम वीडियोस का जो सबूत है वो प्रज्वल रेवन्ना के हाथ में होना चाहिए था। यानी वो मोबाइल फोन जिसके जरिए वो 24 घंटे इन वीडियो को बनाकर खुद देखते थे और इसका मजा लेते थे। तो ये मोबाइल फोन एसआईटी को जब्त करना है और एसआईटी सबसे पहले इसके बारे में प्रज्वल रेवन्ना से पूछताछ कर रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि प्रज्वल रेवन्ना के पास वो मोबाइल फोन नहीं है जिसके जरिए उन्होंने ये तमाम वीडियो शूट किए थे और उसमें ये तमाम सबूत दर्ज है। लेकिन जो पेन ड्राइव हासन में और पूरे कर्नाटक में सर्कुलेट हुए हैं, इसमें तमाम वीडियोस के कॉपीज जो हैं पहले ही एसआईटी के पास पहुंच गए हैं। तो एसआईटी अब इसके आधार पर प्रज्वल रेवन्ना से पूछताछ करेगी और एसआईटी इस मामले में सबसे पहले प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत की मांग की तैयारी कर रही है। जी आयशा, साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रज्वल रेवन्ना करीब 35 दिन बाद भारत लौटे हैं, तो
कई सबूत होंगे प्रज्वल रेवन्ना के पास, साथ ही साथ उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो कई संगीन धाराएं हैं और हमने देखा ही है कि कितने वीडियोस भी सामने आए हैं। अगर इस मामले में आगे कार्रवाई की जाती है तो आईपीसी की जिन धाराओं पर आगे कार्रवाई की जा रही है उसमें कितने साल की जेल या फिर किस तरीके की पेनल्टी उन पर लग सकती है? देखिए, इसमें आईपीसी की धाराएं जो लगी है, सेक्शन 356A और बलात्कार का आरोप है, इन तमाम धाराओं में संगीन सजा हो सकती है। देखिए, स्टॉकिंग के मामले में 3 साल से ज्यादा सजा हो सकती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में उन्हें कम से कम 3-4 साल की सजा हो सकती है, लेकिन बलात्कार के मामले में उनकी सजा ज्यादा हो सकती है, लंबी सजा हो सकती है, 10 साल से ज्यादा भी सजा हो सकती है। और अगर मामला आगे चलकर जो नाबालिग लड़कियां हैं जिन पर प्रज्वल रेवन्ना ने कथित बलात्कार किया, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, अगर ये लोग सामने आते हैं, अगर पॉक्सो केस लगता है तो ये उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती है। तो ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना की जो सदस्यता, अगर प्रज्वल रेवन्ना जीत जाते हैं 4 जून को हासन से, तो उनकी सदस्यता से भी उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये तमाम संगीन धाराएं उनके सामने हैं। और एक और खास बात ये भी रहेगी कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के मामले में भी उन पर सजा हो सकती है, उन पर धारा लगाई जा सकती है। तो ये भी प्रज्वल रेवन्ना पर एक के बाद एक केसेस की झड़ी जो है एसआईटी लगा सकती है। तो जी आयशा, लौटने से पहले ही वीडियो जारी करके ये कह दिया कि ये एक राजनीतिक साजिश है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और इस वीडियो में वो है ही नहीं। तो ये तमाम चीजें प्रज्वल रेवन्ना अपनी तरफ से तैयारी, कानूनी दलीलें तैयार करके भारत लौटे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके वकील जो अभी पहुंचे हैं एसआईटी दफ्तर में, तो उनके वकील किस तरह से इस केस को सामने पेश करते हैं। देखिए, ये मत भूलिएगा कि प्रज्वल रेवन्ना एक सांसद हैं, उनके जो दादा हैं पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके चाचा जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके भाई पार्षद हैं, खुद प्रज्वल रेवन्ना सांसद हैं। तो ये तमाम एक रसूखदार परिवार से बिलोंग करते हैं और हासन जो क्षेत्र है वो देवेगौड़ा परिवार का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में ये हैरानी नहीं होगी इसमें कि अगर प्रज्वल रेवन्ना या फिर उनका परिवार कुछ एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दे और इस केस को ढीला करने की कोशिश करे। लेकिन एसआईटी के सामने कई पुख्ता सबूत हैं और एसआईटी का ये दावा है कि अभी तक की जो जांच हुई है, 33 दिन हो चुके हैं ये पूरा मामला सामने आए हुए और 33 दिन के बाद प्रज्वल रेवन्ना भारत लौटे हैं। इन 33 दिनों में एसआईटी ने काफी कुछ जानकारियां जुटाई है, काफी कुछ विटनेसेस जुटाए हैं। ऐसे में एसआईटी को इस बात का भरोसा है कि वो इस पूरे मामले में जो महिलाएं जिन पर अत्याचार हुआ, जिन पर बलात्कार हुआ, इन्हें न्याय दिला सके। हजारों की संख्या में कल महिलाएं जो है बैंगलोर से हासन की ओर पदयात्रा करके निकले हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। तो एसआईटी को इस बात की उम्मीद है कि इन तमाम दावों के तहत और जो 3 मामले एसआईटी के सामने हैं, इसके तहत पूछताछ के बाद एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार साबित करने में कामयाब रहेगी। जी, साथ ही आयशा ये भी पूछना चाहेंगे, अगर राजनीतिक बैकग्राउंड के हिसाब से देखें तो तीसरी पीढ़ी है प्रज्वल रेवन्ना और जेडीएस को कहीं ना कहीं इनकी रेप्यूटेशन पे भी एक बहुत ही बड़ी छींट लगी है। ये बिल्कुल अफसोस की बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की जो छवि है, जो एक शख्सियत मानी जाते हैं देवेगौड़ा कर्नाटक में और वकलिगा समुदाय में बहुत ही टॉल लीडर माने जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा दाग है प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से और बहुत शर्मनाक बात है। उस दिन से देवेगौड़ा कभी किसी प्रचार में सामने नहीं आए, चुनाव के दौरान सामने नहीं आए। तो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के लिए और देवेगौड़ा परिवार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि इस तरह का आरोप उनके पोते पर लगा और पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा। और यही वजह थी कि देवेगौड़ा ने अपील जारी करके प्रज्वल रेवन्ना को एक वार्निंग दी थी और कहा था कि वो अपना जो अज्ञातवास है, जवानी है, उसे खत्म और तुरंत एसआईटी के सामने पेश होकर जांच का जिसके बाद प्रज्वल ने वीडियो भी शेयर की थी। आयशा, जी आयशा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। विभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। विभव कुमार की न्यायिक हिरासत भी आज खत्म हो रही है। कोर्ट ने 24 मई को विभव को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद 28 मई को 3 दिन की हिरासत और बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद आज उन्हें पेश किया जाएगा। तो दिल्ली से जुड़ी एक और खबर आई, आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली में पानी को लेकर स्थिति कैसी है। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित है। पानी के टैंकरों पर बिछते पाइप के जाल और लोगों की लंबी लाइनें इस बात की तस्दीक करती हैं कि दिल्ली वासी किस तरह बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में पानी का संकट और पानी के संकट जाता है, हार के मोल लेने पड़ता है। बहुत ही समस्या है जी। एक टैंकर आता है और ये इतना बड़ा बस्ती है, इस बस्ती एक टैंकर से क्या होने वाला है। इसमें नहर बसराम भी पानी जाता है और पानी बहता भी है। सरकार से 2 बार बग्गा को एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले क्या सुनवाई होता है, कोई सुनवाई नहीं है। पानी में देखो कितना, एक ही टैंकर आती है, पानी काफी लोग है इस पे, तो पानी मिल नहीं पाता, कभी कभी आपस चले जाते हैं। तो दिल्ली इस समय पानी की संकट से जूझ रहा है। हमारे संवाददाता लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ सुरेश शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, मैं यहाँ सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। चंद्रशेखर, आप बताएं, आप दिल्ली के इस समय किस इलाके में हैं और वो इलाका इस समय पानी के किस संकट से गुजर रहा है? समस्या के समाधान हेतु आज के कार्यक्रम। देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूं आईटीओ पे, जहां पर बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और यहां पर जो बड़े बड़े तमाम जो नेता हैं, वो जो विधायक हैं या जो कैंडिडेट रहे हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। और लिखा भी हुआ है, दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत और सीवरेज युक्त गंदे पानी की आपूर्ति और टैंकर माफिया को छूट के खिलाफ ये उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो एजेंडा साफ है कि जो पानी की जो कमी पूरे दिल्ली में हो रही है, जिस प्रकार से लोग इस जो गर्मी के कारण और पानी की ना होने के कारण जिस प्रकार से जूझ रहे हैं, उसको लेकर के बीजेपी यहाँ पर एकदम हमलावर है आम आदमी पार्टी पर और पूछ रही है कि किस प्रकार से दिल्ली का जो मैनेजमेंट है वाटर का, वो किया जा रहा है और किस प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड काम कर रहा है। वो तमाम तीखे सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से और यहाँ की जो दिल्ली सरकार है उससे तमाम जो बीजेपी के नेता हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के, वो यहाँ पर पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। खंडवाल से भी हमारी बातचीत हुई यहाँ पर, उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार से माफिया एक तरीके से पानी का यहाँ पर जिस प्रकार से हावी है, उसको लेकर वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है दिल्ली सचिवालय तक अभी जो है वो रुख करेंगे यहाँ से और ये मार्च जो है लगातार जारी रहेगा। जी चंद्रशेखर, यहाँ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक तरफ दिल्ली वासी पानी के संकट से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी राजनीति भी गर्माती जा रही है। दोनों ही पार्टियां, आप और बीजेपी, एक दूसरे की तरफ हमलावर है। बीजेपी जहां ये कह रही है कि ये सब जानबूझ के किया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार बढ़ाना था, क्योंकि टैंकर होंगे तो ब्लैक के जरिए उन टैंकर को खरीदा जा सकेगा, उन टैंकरों से पानी खरीदा जा सकेगा। वहीं आप ये कह रही है कि भाजपा या हरियाणा ने जानबूझकर दिल्ली को पानी नहीं छोड़ा। इस बीच दिल्ली की जनता परेशान है। कि पंजाब का नाम क्यों नहीं लेते हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि वहां पे उनकी सरकार है। क्योंकि दिल्ली को पानी जिस प्रकार से मिलना है, उसको लेकर के हर राज्य की अपनी चिंताएं हैं और दिल्ली में वाटर सिस्टम इस प्रकार से नदारत देखने को मिलता है मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि अगर 2 महीने बाद हम चले जाएं तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो उसको लेकर के भी दिल्ली जल बोर्ड के पास या फिर आम आदमी पार्टी सरकार के पास कोई ऐसा मैनेजमेंट मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है। और अभी जो ज्यादा जरूरत पानी को लेकर के लोगों के बीच में है, आपको पता है कि गर्मी का सीजन आएगा, भीषण गर्मी यहाँ पर पड़ेगी, तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाए। और जनता भी लगातार सवाल कर रही है, जनता कह रही है कि जो टैंकर माफिया हैं उनसे कब मुक्ति मिलने वाली है और किस प्रकार से उनके घर तक जो नल जल योजना है उसका लाभ उनको मिल पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार है, किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उस पर भी सवाल लगातार कर रही है जनता।
जी, यहाँ मैं सुएश के पास भी आना चाहूंगी। सुएश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुएश, ऐसा तो नहीं है कि गर्मी एक बार पड़ती है, गर्मी हर साल आती है, दिल्ली वासियों को हर साल इससे जूझना पड़ता है, सियासी राजनीति भी हर साल इसी तरीके से गहमा गहमी पकड़ती है। जो दिल्ली वासी हैं वो परेशान होते हैं, बिजली की आपूर्ति और पानी की आपूर्ति हर साल चाहिए होती है, तो इससे पहले क्यों नहीं मैनेजमेंट पहले से तैयार रहती? अभी आप किस इलाके में हैं और किस तरीके से दिल्ली वासियों को पानी के संकट से दो चार होना पड़ रहा है? जी बिल्कुल भावना, आपने बिल्कुल सही कहा। हर बार की ये समस्या है और हर बार जो दिल्ली की जनता है वो इस समस्या से जूझती है और ये एक बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के सामने खड़ा करती है। जैसा कि हमने कहा कि जब केजरीवाल जी जेल से थे तो लगातार दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे थे, चिट्ठियां भेज रहे थे कि क्या वो ठीक है, क्या अब उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन अब जब वो बाहर है तो वो चुनाव प्रचार में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि वो दिल्ली की जनता के बारे में ये भी नहीं सोच रहे कि उन्हें पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। जब टैंकर जाता है, हम बात करें सुबह एक टाइम के लिए टैंकर अब कर दिया है कि एक बार पानी मिलेगा। जब टैंकर जाता है तो बच्चे बुजुर्ग सारे ही उसके पीछे ऐसे भागते हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस एक बूंद पानी के लिए वो भागते हैं। और टैंकर में महज तकरीबन 500 या 600 बाल्टी पानी होता है, जो कि वहां के लोगों के लिए पर्याप्त भी नहीं होता। बहुत सारे लोग बिना पानी के उसके बाद भी रह जाते हैं। तो अगर जनता की बात करें तो जनता को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। ये वही सरकार है भावना जो कि फ्री पानी और फ्री बिजली के वादे करती है। आज एक समय में पानी देने की बात कर रहे हैं और वो भी अगर जनता के बीच में हम गए उनसे बात की है तो कहते हैं वो टैंकर भी हमें जब तक उसे 5 रुपए या 10 रुपए ना दे वो एक बाल्टी पानी भी नहीं देता है। तो जनता के आगे ये जो सवाल जो जनता सरकार के आगे खड़ा कर रही है, दिल्ली सरकार के आगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो अचानक से आई है। ये हर साल गर्मी आती है और हर साल यही समस्या खड़ी होती है। जब बरसात शुरू होगी तो बाढ़ की समस्या शुरू हो जाएगी कि हरियाणा सरकार ने ज्यादा पानी छोड़ दिया है। तो आम आदमी पार्टी को यह सोचना चाहिए कि आप छींटाकसी करने की बजाय जनता के बारे में सोचें, उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान दें। जी सुरेश, यहाँ मैं चंद्रशेखर के पास आना चाहूंगी। चंद्रशेखर, क्योंकि भाजपा इस समय प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली सचिवालय तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। हम तस्वीरों के जरिए देख रहे थे चंद्रशेखर कि आपके पीछे जो महिला कार्यकर्ता थी भाजपा की, वो घड़ा लेकर अपने कंधे पर रखकर खड़ी हुई प्रदर्शन कर रही थी। साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जल बिना जीवन तो है ही नहीं, इस समय हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली में। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि कई लोग तो इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि अगर पानी के संकट इस तरीके से बढ़ता रहा वो तो आत्महत्या जैसी हालात भी आ जाते हैं। और हर रोज अगर टैंकरों के लिए लड़ाई करनी पड़ी तो जीवन किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, मैं आपका सवाल स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आप ये कह रही हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है। तो मेरी लगातार महिलाओं से बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा भी कि जब पानी को लेकर के जो समस्याएं हो रही हैं उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, घर में लोग बीमार जो लोग हैं या फिर महिलाएं जो लोग हैं उनके समस्या जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो घर परिवार को देखे या फिर वो सुबह उठ के पानी लाने के लिए, और वो भी दिन में 2 बार आपको पानी लाने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पर जो निजी जीवन है वो तो खराब हो ही रहा है, उससे दिक्कत हो ही रही है। साथ ही साथ अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति भी है तो उसके लिए भी तीमारदारी नहीं हो पा रही है, बल्कि आप पानी को लेकर के आप ज्यादा समय जो है वो वेस्ट करना पड़ रहा है। और हर घर योजना अगर देखा जाए तो वो भी इसी मकसद से बनाई गई थी कि लोगों को जो है वो सहूलियत मिल सके। लेकिन दिल्ली में स्थिति जो है वो कमोवेश कुछ अलग तस्वीर दिखती जा रही है। जो कि बलजीत नगर इलाके में हमने जो देखा तो वहां पे नल कनेक्शन तक लोगों के पास नहीं थे और वो टैंकर से पानी लेने को मजबूर थे। तो उनसे पूछा गया कि जिन दावों और वादों के साथ ये सरकार आई थी, तो इस समय राजधानी दिल्ली का हाल और बेहाल है। पहले से ही प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है राजधानी दिल्ली और उसके साथ पानी के संकट ने संघर्ष और बढ़ा दिया है। चंद्रशेखर, आपका और सुरेश आपका ताजा जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मणिपुर पुलिस, सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बचाव कार्य में लगाया गया है। लगभग 5000 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर पहले से ही खोले जा चुके हैं।
तो असम राइफल्स की तरफ से एक बेहतरीन कार्य देखने को मिला है। इस समय मणिपुर में बाढ़ की हालात है और 5000 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और साथ ही साथ अस्थायी शिविर भी लगाए गए हैं। खाने की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शुक्ला हैं, जो पीआरओ हैं डिफेंस नागालैंड और मणिपुर के। सर, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि असम राइफल्स की तरफ से एक बेहतरीन कार्य किया गया है, 5000 लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है, अस्थायी शिविर भी लगाए गए हैं। अभी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? नमस्कार। 27 तारीख को सेना और असम राइफल को जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने रिक्वेजिशन किया था इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए जी। तभी से मुस्तैदी से सेना और असम राइफल के जवान इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड है उस इलाके में लगे हुए हैं। तो हमारी जो प्रणाली रही है वो 3 स्फेयर में रही है। पहले तो उन लोगों को जो बाढ़ के पानी से तुरंत प्रभावित थे उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, जिसके लिए ज्यादा और कई तरह के बोट्स, कई तरह के प्लेटफॉर्म्स डिजाइन किए गए जिससे कि हम तुरंत लोगों को निकाल सकें। तो अभी जो आपने बताया 5000 से ज्यादा लोग निकाले जा चुके हैं, जिसमें करीब 2000 महिलाएं हैं और 1000 बच्चे भी हैं। इनको निकालने के बाद इनको शेल्टर्स में पहुंचाया गया है। दूसरा, इनको खाना, पानी और दवाइयां जिनको जरूरत थी उस मुहैया कराई गई हैं। साथ ही साथ जो आर्मी इंजीनियर्स हैं उन्होंने जहां भी इम्फाल नदी या जो उसके पेरिनियल नाले हैं जो बाढ़ से उफन रहे थे, उनके जो बांध थे या उनके जो किनारे थे जो टूट गए थे उनको रिपेयर करने का काम भी किया है, जिससे कि जो पानी का भराव है इस इलाके में उसको कंट्रोल किया जा सके। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है 27 तारीख की रात से, जैसे मैंने बताया। और उम्मीद है कि हमने एक असम राइफल ने हेल्पलाइन नंबर भी पब्लिश किया है, तो उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोग असम राइफल तक पहुंच रहे हैं और आर्मी के और असम राइफल के कॉलम्स इन लोगों को लगातार इन इलाकों से निकाल के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। जी सर, साथ ही साथ बाढ़ के कारण कई जो सड़कें हैं उनसे भी जनसंपर्क टूट चुका है। उस लिहाज से किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है? साथ ही हमने तस्वीरों के जरिए देखा कि खाने और पानी की सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। सही कहा आपने। कई जगह पर, क्योंकि जैसा इन पहाड़ी इलाकों में होता है, छोटे पगडंडी पुल बनाए जाते हैं और जिनसे लोग अपना रोजमर्रा का आवागमन की कार्रवाई करते हैं। वो पुल भी क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनको हमारे इंजीनियर्स ने रिपेयर किया है और लोगों का जो आवाजाही है उसको सुचारू रूप से चलाने का इंश्योर किया है। जहां पर लोग नहीं मूव कर पा रहे हैं वहां पर सेना और असम राइफल के जवान पहुंचकर उनको खाद्य पदार्थ तथा पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ सर, हमने देखा कि अस्थायी शिविर भी लगाए गए हैं। इस अस्थायी शिविर में किस तरीके की सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही हैं? अभी तक इम्फाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 अस्थायी शिविर बनाए गए हैं। उन शिविरों में पहली चीज तो ये पानी से बचाव के लिए शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सभी का जो बेसिक जरूरतें हैं, बेड का अपना ड्राई अप होने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था, साथ में ही डॉक्टर्स की टीम भी लगातार काम कर रही है। जो भी बीमारी या किसी और वजह से परेशानी है वो डॉक्टर्स भी उस चीज को देख रहे हैं। जी सर, तो आर्मी और असम राइफल्स की तरफ से एक सराहनीय काम किया गया है और आपने इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी एक और जानकारी है। बिहार में पड़ रही भयंकर गर्मी जानलेवा हो गई है। यहां औरंगाबाद में लू के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके अलावा कैमूर में कल लू के कारण 4 लोगों की अलग अलग स्थानों पर मृत्यु हो गई। इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आरा में प्रशासन के अनुसार 3 लोगों की मौत की सूचना आई है। कुल मिलाकर हीट वेव एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार और प्रशासन के सामने है। स्वास्थ्य विभाग ने हर जगह मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है। बुलेटिन में आगे बढ़े। एक तरफ केरल में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू के थपेड़े और चिलचिलाती धूप में लोग झुलस रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को लू की तीव्रता में मामूली कमी आई है। इसके बावजूद कल राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मध्य प्रदेश की सीधी में 48.2 डिग्री, वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में
47.8 डिग्री, हरियाणा के रोहतक और नारनौल में 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया। इसके अलावा उड़ीसा के झारसुगुड़ा, दिल्ली के आयानगर में भी तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। तो लगातार जो टेम्परेचर है, वो जो तापमान है, वो लगातार नए रिकॉर्ड सेट कर रहा है। ओडिशा में गर्मी से हालात चिंताजनक बन गए हैं। राउरकेला में हीट वेव से 4 लोगों की मौत हो गई है। राउरकेला के एडीएम आशुतोष कुलकर्णी ने कहा है कि राउरकेला के सरकारी अस्पताल में हीट वेव के 23 मरीजों को भर्ती कराया गया है। कल शाम से बहुत सारे पेशेंट्स अचानक से आए हैं आरजीएच में। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से कल शाम को जो पेशेंट्स आए उनमें से 2 मृत्यु हुई थी कल, और ओवर द नाइट आज सुबह तक और 2 होंगी। टोटल 4 डेथ्स यहाँ पे हुई है। आज का दिन में हमारा पूरा ओपीडी भी रेडी है, एक्स्ट्रा रूम्स भी रेडी हैं, और आज अगर और भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको किस तरह से अच्छी चिकित्सा दी जाए, इसके लिए भी सब अरेंजमेंट्स अच्छे रहेंगे। बात अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार 50 के करीब दर्ज किया जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अस्पताल की हीट स्ट्रोक यूनिट में 2 बाथटब लगाए गए हैं, साथ ही आइस क्यूब्स वाली मशीन भी लगाई गई है। तो लगातार दिल्ली में प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से हीट स्ट्रोक के मरीजों को सुविधाएं मिल सके। यहाँ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि आरएमएल अस्पताल जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जहाँ 2 बाथटब लगाए गए हैं, साथ ही एक आइस क्यूब्स वाली मशीन भी लगाई गई है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं और खबरों के साथ। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव 2024, 1 जून को 7वें चरण का है मतदान। आपका वोट तय करेगा देश का भविष्य। अपने मताधिकार का करें प्रयोग। आपका वोट, आपकी आवाज। सुखदेव थापर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। जी हमारा नाम है महावीर सिंह राठौर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। यहाँ एक बार हाथ मिला लिया तो वीर गति तक साथ निभाना है। ये आचार्य क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें होता क्या? क्रांति। क्रांतिकारी मत कहो उन्हें, सब गद्दार हैं। क्या करेंगे ये लोग? ब्लडी कावर्ड्स। इनकलाब जिंदाबाद। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी महावीर सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहीं खेल खेल में तो कहीं नवाचार के माध्यम से वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित बनाने की मुहिम। तो अपने कौशल और हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं हमारे देश की महिलाएं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए किसानों ने किया नवाचार। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कैकेयी ने क्या किया? सौतेले पुत्र को वनवास भेज दिया और अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया। यहाँ रीवा में महारानी ने अपने पति को ही रीवा से बर्खास्त कर दिया और बेटे को महाराजा बना दिया। हमें डिसीजन लेना होगा, हमें भारत में एक्सीड कर लेना चाहिए। तो आप कह रहे हैं? मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान का जतन, रक्षा और संरक्षण करूंगा और भारत की प्रजा की सेवा में मैं समर्पित रहूंगा। सरदार द गेम चेंजर, हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लोकतंत्र के महापर्व में 7वें और आखिरी चरण का मतदान
8 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों का हाल देखिए मेरे साथ। 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। चुनाव आयोग के पुख्ता इंतजाम। हिमाचल से लोकसभा चुनाव की पल पल की खबर बताऊंगा मैं। चप्पे चप्पे पर मौजूद डीडी न्यूज के संवाददाता देंगे मतदान की हर खबर। देखिए ग्राउंड जीरो से चुनाव की हर खबर। जनादेश दिन भर डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट के कुछ बूथों पर दोबारा मतदान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता ने कुछ मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए नए सिरे से वोटिंग की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखें। हाई कोर्ट भी इस पर सुनवाई करने में समर्थ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। देश में कल 57 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों में वाराणसी की सीट भी शामिल है। मतदान कर्मी ईवीएम के साथ साथ पोलिंग स्टेशन पर रवाना हो रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये खास रिपोर्ट। वाराणसी पुलिस लाइन में सुबह से ही पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना होना शुरू हो गई थी। इस तरह से देखिए, ये आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या बताया गया, बताइए थोड़ा सा। चलते होगे तो पहले तो सीयू का क्या है, बैटरी का, ये सब चेक कर पूरा ये नंबर मिलान करना है, फिर वहाँ पे जाएंगे आप। उसका एक जो मतदान शुरू होने से पहले क्या करना है वो भी जानकारी कराना है। 5:30 बजे 5:30 बजे मतपोल कराना, शाम को ही जा करके एजेंट आगे जितने मिल जाते हैं उनका वो ले लेना सिग्नेचर। गर्मी बहुत है तो क्या बताया गया है, क्या मेडिकल किट दी गई होगी या बताया गया होगा कि मेडिकल किट ले जाइए, क्या? हाँ मिली तो है सर, लेकिन हम लोग लिए नहीं सर, अभी तो चल रहा है अपने से। बताया गया होगा ना मेडिकल किट ले? जी जी, तो हम लोग नहीं लिए, अभी अपने स्वस्थ हैं, खुद चल जाएगा सर। लेकिन मेडिकल किट की व्यवस्था है? जी है सब व्यवस्था है सर। हाँ वहाँ पर है। आप लोग पूरी जिम्मेदारी से जा रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया में अपना कर्तव्य निभाना? एकदम निभाना है सर। जी सर। देखिए कर्मचारी हैं जो जा रहे हैं अलग अलग मतदान केंद्रों के लिए। यहाँ पर आप देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और उसके साथ जो बाकी साजो सामान दिए जाते हैं ये रवाना किए जा रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों द्वारा। आप देखें, ये वाराणसी में एक पुलिस लाइन का जगह है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोलिंग पर्सनल यानी पोलिंग कर्मी रवाना हो रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी।
ओडिशा के मयूरभंज जिले में मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच दुर्गम रास्तों से ये दल अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये दल पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। चीनी सभ्यता का गढ़ माने जाने वाला कोलकाता के चाइना टाउन पर अपने अस्तित्व को बचाने का खतरा मंडरा रहा है। रोजगार और विकास के कई मुद्दों से जूझ रहा है ये इलाका कोलकाता की सियासत से अपने वोटों का हिसाब मांग रहा है। देखिए चाइना टाउन से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। ये है चाइनीज काली मंदिर। चौंक गए आप? जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ कोलकाता में और ये है चाइना टाउन। आइए चल के देखते हैं क्या खास है चाइना टाउन में। 7, 8, 9। ये है 53 साल के जेम्स लियाओ। चौथी पीढ़ी के भारतीय चीनी जेम्स 20 साल से चाइना टाउन में अपने भारतीय मूल के विद्यार्थियों को लायन डांस का प्रशिक्षण दे रहे हैं। विरासत में मिले इस विधा के बारे में जेम्स का मानना है कि इससे शरीर मजबूत होता है और व्यक्ति शेर की तरह ताकतवर बनता है। Understand the teamwork and self-defense, and you need to be very fit to do this art. The patches, I don't know how many patches it comes and goes. Like, you know, the student they train and then they found a job and they leave and they get married, they leave. Many patches, and I have been doing since 2001. जेम्स की क्लास से निकलकर अब हम पहुंचे हैं इस चीनी पाठशाला में, जहां इमारत तो खड़ी है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नहीं। खाली पड़े स्कूल पर अफसोस जाहिर करते ये उम्रदराज लोग बढ़ती हिंसा से परेशान है। Before is, you know, everything is going on smoothly, but now I don't know, the business is gone. You know, only restaurant business. Leather business is completely finished. So most of our Chinese people left this place to Canada, America, Australia, Europe. Or when they move all the, every family moved there now. So remain here is only few Chinese people. निराश बुढ़ापे की अपेक्षा युवाओं को अपनी संस्कृति और भारत देश पर गर्व है, लेकिन वो चाहते हैं कि हर 5 साल में वोट मांगने वाले लोग चाइना टाउन को बचाने के लिए कुछ करें। चाइनीज में मेरी फैमिली पूरी चाइनीज है। हम लोग यहाँ आए थे बहुत साल पहले, बट आफ्टर सेटलिंग हियर हम लोग हिंदुस्तानी हैं, दिल से भी और मुँह से भी। और चाइना टाउन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, बहुत हेरिटेज एरिया पहले भी था, अभी भी शायद है थोड़ा सा। और आई वुड लाइक टू नो द वर्ल्ड अबाउट चाइना टाउन, एंड हमको मतलब मन से फिर से वो पुराना चाइना टाउन चाहिए। चाइना टाउन मशहूर है अपनी चीनी रेस्टोरेंट के लिए, जिनकी संख्या अब तेजी से घट रही है। बेहतर अवसरों की तलाश में ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। वन ऑफ द प्लान ये कि मतलब गवर्नमेंट की यहाँ टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं कि चाइनीज़ कल्चर को इंटैक्ट रखने के लिए ये भी गवर्नमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3-4 पुरुष से ऑलरेडी यहाँ पे रह चुका है। गवर्नमेंट ये चाइनीज़ कल्चर को प्रमोट करके, जैसे कि पहले यहाँ बहुत सारा रेस्टोरेंट था, अब यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट होने का बावजूद आप पहले देख सकते हैं, अब यहाँ से मिनिमम एटलीस्ट 50% ऑफ द रेस्टोरेंट डिमिनिश हो चुका है। हर शाम मैथ्यू और उनके दोस्त इस रेस्तरां में जमा होते हैं और उन पुराने दिनों को याद करते हैं जब चाइना टाउन में ज़बरदस्त बिजनेस एक्टिविटीज़ होती थी। 300 परिवार यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो पलायन कर गए और अब बचे हैं महज मुट्ठी भर लोग। कैमरामैन पीयूष के साथ कोलकाता से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा गया है कि महारानी अहिल्याबाई जी ने केदारनाथ से रामेश्वरम और द्वारका से गया तक सांस्कृतिक विरासतों का पुनरुद्धार और लोकसभा के समांतर कार्य किए हैं। अनेकों तीर्थों, घाटों और सड़कों का निर्माण और जीर्णोद्धार करने वाली महारानी ने युद्ध के मैदान में मुगल आक्रांताओं के दांत भी खट्टे किए। लोकमाता का जीवन नारी सशक्तिकरण, सुशासन और सेवा के पथ पर दिशा दिखाता रहेगा। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने भी अहिल्याबाई होलकर को नमन किया है। उन्होंने कहा है कि वो सभी के लिए आदर्श के समान है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की
त्रिशताब्दी का ये वर्ष है। हमारे लिए आज की स्थिति में भी उनका चरित्र आदर्श के समान है। दुर्भाग्य से उनको वैधव्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक अकेली महिला होने के बाद भी अपने बड़े राज्य को केवल संभालना नहीं, बड़ा करना, और केवल राज्य को बड़ा नहीं करना, तो उसको सुराज्य के नाते उसका कार्य वहन करना। महान संत देवराहा बाबा की तपस्थली देवरिया जिले में है, जहां देश और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां और खासकर राजनेता बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। भारतीय राजनीति के अनेक शिखर पुरुष देवराहा बाबा में अटूट आस्था रखते थे। भले ही आज देवराहा बाबा नहीं है, लेकिन आज भी यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है और स्थानीय लोग इस स्थान का समुचित विकास और संरक्षण चाहते हैं। सरयू के किनारे ये शांत निर्जन स्थान देवराहा बाबा की तपोभूमि है, जहां देवराहा बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया। बलिया देवरिया के सीमा से सटे गांव मझल को देवराहा बाबा ने अपने तप के लिए चुना था। देवराहा बाबा के जमाने में यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी और बाबा की एक झलक पाने और आशीर्वाद प्राप्त करने की होड़ लगी रहती थी। देवराहा बाबा हमेशा धरती से 10 से 12 फीट ऊपर मचान पर ही रहते थे और मचान से ही भक्तों को आशीर्वाद देते थे। भक्तों ने आज भी बाबा के मचान को संरक्षित करके रखा है। पूर्वांचल में देवराहा बाबा को साक्षात ब्रह्म स्वरूप माना जाता है और आज भी बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी तपोभूमि का दर्शन करने सैकड़ों भक्त यहाँ आते हैं। अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा और राजनेता देवराहा बाबा के भक्त थे। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भी यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने आ चुके हैं। देवराहा बाबा ने बहुत पहले ही राम मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी की थी, जो अंतोदगत्वा सच साबित हुई। देखें महाराज जी के पावन भूमि जो धरती है, इस प्रकार नाम से हमारे देश के जितने संभ्रांत थे, बाल अवस्था में आपके राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बाल अवस्था अपने अपने माँ बाप के साथ में आते थे, तो बाबा की कृपा हुई, बोले बच्चा राजेंद्र एक दिन महान बनोगे, देश का राष्ट्रपति बने। इसी मिट्टी पर का नाम से इंदिरा माता जब इमरजेंसी में पदच्युत थी थे, इस पावन भूमि पर आई, बाबा ने आशीर्वाद दिया, भाई जाओ मंगल होगा। इस मिट्टी पर का नाम से जॉर्ज पंचम वगैरह भी, जब मेरा देश गुलाम था उस वक्त भी दर्शन में अंग्रेज भी आते थे। देखेंगे तो जॉर्ज पंचम अपने ताम झाम के साथ हाथी घोड़ा सेना के साथ बाबा के दर्शन में आ रहा है, नेट पर इस पर दिखाएगा। लेकिन देवराहा बाबा की यह तपोस्थली आज घनघोर उपेक्षा की शिकार है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अकाल है। इस तपोस्थली का पुनर्निर्माण कर करके इसको और तीर्थ स्थानों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बाबा की ये कर्म भूमि है। बाबा यहाँ रह करके यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत उद्धार किए हैं, बहुत सिद्ध पुरुष थे। जिस हिसाब से बाबा का आशीर्वाद है, बाबा सिद्ध पुरुष थे, उनकी महिमा मतलब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। देश दुनिया के महान लोग, जिनमें किंग जॉर्ज पंचम, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह समेत विदेश के अनेक राजनेता बाबा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। इसी मिट्टी पर अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह सभी बाबा से निष्ठा रखते थे, प्रेम रखते थे। अटल जी को भी आज जो भाजपा सरकार देश में जब चल रही है, बाबा ने आशीर्वाद दिया, बच्चा अटला हल्ला करते रहो, 13 दिन लौटेगा, देश का प्रधानमंत्री बने।
देवराहा बाबा का जन्म कब और कहां हुआ और उनकी सही उम्र के विषय में लोगों में अलग अलग राय है। देवराहा बाबा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग, हठ योग और खिचड़ी मुद्रा में सिद्धस्थ थे। भले ही देवराहा बाबा ने कभी चमत्कार का दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ हमेशा उनमें चमत्कार खोजती रही। नर सेवा, नारायण सेवा, गौ माता की रक्षा, सच्चरित्र और भगवत भक्ति ही देवराहा बाबा का मूल मंत्र था। अत्यंत सहज और सरल देवराहा बाबा के प्रति लोगों में आज भी अगाध श्रद्धा है और स्थानीय नागरिक समेत भक्तगण उनकी इस तपस्थली का बेहतर विकास चाहते हैं। देश और दुनिया देवराहा बाबा को महान संत, देवर्ष और ब्रह्मर्षि मानती है, तो पूर्वांचल की जनता उन्हें साक्षात ब्रह्मस्वरूप अवतारी पुरुष मानती है, जिनकी एक झलक पाने के लिए नेता, राजनेता और बड़ी बड़ी हस्तियां घंटों नहीं दिनों दिन इंतजार करती थी, जिनके चरणों से आशीर्वाद पाके लोग अपना जीवन धन्य मानते थे। ऐसे ही देवराहा बाबा की ये तपस्थली आज उपेक्षा का शिकार है। यहाँ नितांत रूप से आधारभूत संरचना का अकाल है। अगर यहाँ पर आधारभूत संरचना का विकास होता है तो ये श्रद्धालुओं के लिए उल्लास का विषय होगा और इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर पर्यटन का विकास होगा। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा तपस्थली, देवरिया। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि चलन में मौजूद कुल मुद्रा में 5 रुपए मूल्य की नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86.5% हो गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 77.1% थी। केंद्रीय बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में इस उछाल के लिए पिछले साल मई में 2000 रुपए मूल्य की नोट को वापस लेने की घोषणा को मुख्य वजह बताया गया है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेपी मॉर्गन चेस भारत में कर्मचारियों की संख्या अगले कुछ वर्षों में 5 से 7% हर साल बढ़ाने की योजना बना रहा है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के मुताबिक जेपी मॉर्गन के 55,000 कर्मचारी इस समय भारत में नौकरी कर रहे हैं। यह भारत के 5 शहरों से ऑपरेट की जाती है, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स से लेकर ऑपरेशन तक का काम किया जाता है। जेपी मॉर्गन अपनी विस्तार योजनाओं के तहत भारत के टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु और देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में 2 नए ऑफिस बनाने की योजना बना रही है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को नकदी, सावधि जमाओं और बैंक गारंटी के जरिए बैंकों में अपने लेन देन में बदलाव लाने का निर्देश दिया है। नए मानकों के मुताबिक AAA रेटिंग वाले बैंकों के लिए सभी लिक्विड एसेट को ध्यान में रखते हुए किसी बैंक में एक्सपोजर अब पिछले 3 महीने के औसत दैनिक लेन देन के 15% के अंदर रहना चाहिए। वहीं AA रेटिंग वाले बैंकों के लिए यह सीमा 10% निर्धारित की गई है। बाजार नियामक ने एक्सपोजर के लिए बैंकों के चयन के संबंध में वित्त, पूंजी, पर्याप्तता, दीर्घावधि क्रेडिट रेटिंग जैसे मानकों के आधार पर अन्य नियम भी तय किए हैं। फिनटेक कंपनी फोन पे ने 6 नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। कंपनी ने बताया कि अब फोन पे यूजर्स म्यूचुअल फंड लोन, गोल्ड लोन, बाइक लोन, कार लोन, होम लोन और एजुकेशन लोन का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए कई NBFC कंपनियों के साथ साझेदारी की है। वर्तमान में फोन पे के 15 भागीदार हैं। फोन पे का लक्ष्य अगली तिमाही में अपने साथ 25 भागीदारों को जोड़ने का है। गैर बैंकिंग वित्तीय इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो फाइनेंस नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इस ऐप की मदद से कंपनी ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं देगी और भविष्य में म्यूचुअल फंडों एवं अन्य वित्तीय साधन गिरवी लेकर ऋण की भी पेशकश करेगी। इस ऐप में डिजिटल बैंकिंग, UPI के माध्यम से लेन देन, बिल निपटान, बीमा सलाह जैसी कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस ऐप में ग्राहक अपने खाते एवं बचत से जुड़ी जानकारियां भी देख पाएंगे। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनरॉक की रिपोर्ट में पता चला है कि मुंबई महानगर क्षेत्र में आने वाले 6 सालों के अंदर गगनचुंबी इमारतों की संख्या 200 पार हो जाएगी। फिलहाल शहर में 40 मंजिलों से अधिक की 154 ऊंची इमारतें हैं और केवल साउथ मुंबई में 103 गगनचुंबी इमारतें हैं। एनरॉक ने कहा है कि ऊंची इमारतों के विकास से शहर में भीड़-भाड़ कम करने में भी मदद मिलती है। दोपहिया वाहन बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की वित्तीय सेवा देने वाली इकाई हीरो फिनकॉर्प की ओर से 4000 करोड़ रुपए के IPO को मंजूरी दी गई। कंपनी के मुताबिक इस IPO में फ्रेश इश्यू के साथ ऑफर फॉर सेल भी होगा। हीरो फिनकॉर्प ने बताया कि 29 मई को हुई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में 10 रुपए वाले फेस वैल्यू वाले शेयरों के साथ IPO की मंजूरी दी गई है। NSE इंडेक्स लिमिटेड ने देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स लॉन्च किया। नए थीमेटिक इंडेक्स को निफ्टी EV और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स कहा जाता है। यह उन कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का हिस्सा या नए जमाने के ऑटोमोटिव व्हीकल या संबंधित तकनीक विकसित करने में शामिल है। इंडेक्स को अर्धवार्षिक रूप से पुनर्गठित किया जाएगा और तिमाही आधार पर पुनर्संतुलित किया जाएगा। और आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों में दोषी करार किया गया है। अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। 2 दिनों तक विचार विमर्श के बाद 12 सदस्यीय जूरी ने यह घोषणा की कि उसने ट्रंप को उन सभी 34 मामलों में दोषी पाया है। अब इस मामले पर आगे 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। ट्रंप ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया है।
खेल की खबरों पर नजर डालें तो त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेगी। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी का सामना किम सो योंग और कोंग ही योंग की कोरियाई जोड़ी से होगा। इससे पहले खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मरीन के हाथों 21-13, 11-21, 20-22 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। भारतीय बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के अंतिम 16 राउंड में प्रणॉय को जापान के केंटा ने हराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। नमस्कार।